हाँ, चलिए तब शुरू करते हैं। लास्ट डे का जो हम लोगों का क्लास हुआ था, उसमें फंक्शन को समझने की कोशिश किए थे। अब फंक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको? अब डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन भी अच्छे से कर सकते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। यदि आपको फंक्शन नहीं आ रहा है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। ये समझ रहे हैं? रुकिए आपको पिन कर देते हैं। हाँ, यदि फंक्शन नहीं आ रहा है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो पूरे अच्छे से आना चाहिए। क्या वो आपका वीडियो गायब हो गया? हेलो हेलो हेलो। यस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आवाज जा रही है? ठीक है, चलिए। तो इसको फिक्स करने, पिन करने वाला एक ऑप्शन होगा, मतलब पिन करने वाला ऑप्शन जो है सो इसको पिन कर देते हैं तो क्या होता है? हाँ, जैसे कि हम इसको पिन कर दें तो पिन हो। हाँ, तो हमको भी उतना टेक्नोलॉजी नहीं आता है ना। ऑप्शन नहीं है ना। हाँ हाँ, बदल जाता है। अच्छा, चलिए बदलने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ता है? साइड में दिख रहा है तो चलिए। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है सो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, पूरे लाइफ पढ़ते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब पूरे लाइफ पढ़ते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये हमेशा जो है, ये बहुत बार स्क्रीन चेंज हो रहा है, इस पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड। हाँ, नहीं फिर भी बदल रहा है। पता पिन हो नहीं रहा है। हाँ, अब लग रहा है फिक्स हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, अब सही है। तो फंक्शन ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जो है सो जितना भी पढ़ा जाए कम ही लगेगा आपको। जितना आप पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है सो लगेगा कि और भी सीखना चाहिए, और भी सीखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का सबसे मेन चीज़ इसके डेफिनिशन को है। डेफिनिशन को प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। कारण क्या है कि डेफिनिशन बनाने से पहले मैथमेटिशियन ने कितना बार सोचा होगा और कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कितने रात जगे होंगे, तब जाके एक डेफिनेशन की प्रॉपर लैंग्वेज में होना चाहिए ये चीज़। ठीक है? तो वो फिक्स नहीं हो रहा है स्क्रीन। ठीक है, तो चलिए। तो हम लोग लास्ट डे जो देखे थे फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या था? फंक्शन, फंक्शन का मतलब था मशीन, मैकेनिज्म। जैसे आप घर में फैन लगाए हो, तो फैन लगाए हो तो क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो और फैन नाचना शुरू हो जाता है। तो आप स्विच जो ऑन करते हो मीन्स क्या करते हो? स्विच ऑन करने का मतलब होता है कि उसमें करंट देना। तो स्विच ऑन करते हैं तो इनपुट देते हैं। जो फंक्शन में एक्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो इनपुट हो गया, तो ये एक्स के जगह पर स्विच आ गया।
और स्विच आ गया, ये करंट जो है इनपुट हो गया, इनपुट होने के बाद वो जो है सो फैन जो है रोटेट करने लगा। तो वो जो फैन जो है सो वहाँ रोटेट जो करने लगा, उसका जो मूवमेंट शुरू हो गया, वो है आउटपुट। तो फंक्शन कहाँ है? तो फंक्शन उसके बीच में जो वो मैकेनिज्म है कि करंट जाता है, और करंट जाने के बाद वहाँ जो है हम 10th क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े होंगे, किस तरह से था भूल ही गए हैं। कैसे था भाई? हाँ, इस तरह से। हाँ, इस तरह से। इसमें दिखाया गया था कि मैग्नेट के 2 पोल के बीच में यदि करंट को पास किया जाए तो फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वो प्रिंसिपल वहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये फंक्शन है। ना हाँ, इसी को हम लोग जो है देखने वाले क्या देखते हैं? देखने वाले तो ये देखते हैं कि पंखा चलाने के लिए फैन को मतलब जो स्विच को ऑन करना है, पंखे चल जाएंगे। तो इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं। तो वही इनपुट और आउटपुट को हम जो है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ मैकेनिज्म है, एफ फंक्शन है, और ये एक्स इनपुट है और y आउटपुट है। लेकिन वो ऐसा मशीन, ये जो है एक मशीन हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जिसके प्रत्येक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो। यही कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास से, पूरे क्लास के डिस्कशन के बाद यही हम लोगों का फाइनल कंक्लूजन था कि अ फॉर्मूला इन विच फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये था ना? ये था। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए, अब ये असाइंड सेट होगा, ये एक्स का जो हम एवरी वैल्यू की बात करें तो इसके लिए तो एक सेट गिवन होगा, तभी तो एवरी वैल्यू की बात करेंगे। तो जो सेट गिवन होगा उस सेट का नाम हम लोगों ने देखा था, क्या था मैथमेटिक्स में? डोमेन कहा जाता था। ये जिस सेट से बिलोंग्स करता था, और ये जिस सेट से आउटपुट आता था उसको कोडोमेन कहा जाता था। और जो जो आउटपुट जिस सेट से होता था उसको कोडोमेन कहा था, और जो वो आउटपुट का वैल्यू होता था एफ एक्स, जिससे जो होता था एफ एक्स का जो सेट होता था उसको हम लोग रेंज बोलते थे। ठीक है? तो इसको हम रिलेशन के टर्म्स में भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो हम मैकेनिज्म के टर्म्स में दिखाएं फंक्शन को। यदि कोई बच्चा रिलेशन को नहीं जान रहा है तो भी इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन के टर्म्स में देखते हैं किस तरह से होगा। तो रिलेशन के टर्म्स में क्या होना चाहिए? यदि ए और बी दो सेट्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन है कि मतलब जो है सो दो बातें, दो कंडीशन को सेटिस्फाई कोई रिलेशन करता है तो वो फंक्शन होता है। देखिए, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, पहला कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, for all x belongs to A, there exists y belongs to B such that x is related to y। यानी पहला सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो जाने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जिसका रिलेशन न हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन था कि इफ x is related to y1 and x is related to y2, this implies y1 equals y2। मीन्स एक x दो y से नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी related to unique element of B। यदि कोई रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो देन दैट रिलेशन इज फंक्शन। वही फंक्शन के डेफिनेशन को रिलेशन में जब कन्वर्ट करके, क्योंकि रिलेशन भी क्या होता है? इनपुट आउटपुट का ही सेट होता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। अब फंक्शन भी वही ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होगा। यदि उसको फंक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं? एफ इक्वल्स एक्स वाई।
such that y equal to fx। ये हो गया। ठीक है, तो हम रिलेशन के टर्म्स में दिखाना चाहे, क्योंकि आजकल पहले क्या था, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग 9th में फंक्शन पढ़ लिए थे, आप लोग तो 11th में जान रहे हो, हम लोग 9th में फंक्शन पढ़ लिए थे और उसमें रिलेशन नहीं पढ़े थे। रिलेशन हम लोग +2 में भी नहीं पढ़े थे, हम लोग के समय में रिलेशन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। तो रिलेशन विदाउट रिलेशन फंक्शन पढ़ते थे, तो क्या होता था उसमें भी विदाउट रिलेशन फंक्शन पढ़ते थे और फंक्शन को अच्छे से समझते थे, तो मैकेनिज्म की तरह समझते थे। तो उस तरह से ज्यादा बच्चे को समझ में आता। रिलेशन से यदि एसोसिएट पहले कर देते हैं तो बच्चे को बाद में क्या होता है, हमेशा वो रिलेशन से अटके रहते हैं। इसलिए मैंने पहले फंक्शन को इंडिपेंडेंटली समझा दिया, आप इसको रिलेशन से एसोसिएट कर दिए। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें एक सेट के पहले एवरी एलिमेंट जो है दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्लासिफाइड किया, लेकिन अभी हम लोग दो तरह से करेंगे, बाद में देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट बुक के किस तरह से है। अभी हम दो तरह के क्लासिफिकेशन है, पहले कुछ नया चीज को सीख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। नाम से आप क्लियर समझ रहे होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी रियल वैल्यू में जिसका फंक्शन है, यानी इनपुट क्या है उससे कोई लेना देना है, आउटपुट जो है रियल नंबर्स में आए, तो ऐसे फंक्शन को जो है, यानी इफ रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और यही यदि हम हमारे सामने दूसरा आ जाए रियल फंक्शन, यहां हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों को देखना है, डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए और रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ आउटपुट होना चाहिए, यानी रेंज रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। यदि सिर्फ रेंज रियल नंबर का सबसेट है तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, और यदि सिर्फ रियल फंक्शन कहा जाए तो यहाँ डोमेन रेंज यानी रियल नंबर के फैमिली से रियल नंबर के सबसेट से रियल नंबर के सबसेट में हो रहा है, भले ही वो रियल नंबर ही क्यों ना हो। रियल नंबर से रियल नंबर, तो हमारे पास जो है मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे तो रियल फंक्शन ही पढ़ेंगे हर जगह। ठीक है, जैसे आप गौर करो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके स्कूल में जो है सो मान लो कि 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे के यूनिक रोल नंबर तो होंगे, तो आपका नाम दिया जाएगा तो रोल नंबर 1 आया, तो किसी और का नाम दिया जाएगा, रोल नंबर 2 आ जाएगा, तो प्रत्येक लड़का जो है किसी न किसी नंबर से एसोसिएटेड है। वो जो नंबर से एसोसिएटेड है वो रियल नंबर है, तो यहाँ इनपुट स्टूडेंट हो रहा है, ह्यूमन बीइंग में आ रहा है, लेकिन आउटपुट रियल नंबर में आ रहा है। इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते, लेकिन रियल फंक्शन नहीं कह सकते। हाँ, यदि दोनों रियल नंबर्स में है तो रियल फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो रियल फंक्शन के क्लासिफिकेशन पर आते हैं हम लोग दो तरह से, अभी ज्यादा नहीं, दो तरह से क्लासिफाइड कर रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक ट्रांसेंडेंटल। क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, अलजेब्रिक ले रहे हैं। अब बहुत से किताब में पीस बाई तो ये करके किया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसी को बाद में, पहले अभी दो तरह से कर ले, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। जो अलजेब्रिक नहीं हो, ठीक है। अलजेब्रिक क्या हुआ, पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स के साथ जो है बाइनरी ऑपरेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो यूज करके जो नया नया फॉर्मूले तैयार किए जाएंगे, सारे फॉर्मूले जो है तो वो सारे फंक्शन जो तैयार होंगे वो फंक्शन अलजेब्रिक होगा, जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल है। आपको मैथमेटिक्स में रियल नंबर पढ़े होंगे तो रियल नंबर में बताया गया होगा कि रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक अलजेब्रिक होता है और एक ट्रांसेंडेंटल होता है। अलजेब्रिक नंबर्स वो होता है जो किसी न किसी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट का रूट हो।
a number which is root of a polynomial equation with integral coefficient, वो अलजेब्रिक नंबर हो गया। जो ऐसा नहीं हो ट्रांसेंडेंटल, जैसे पाई, यदि हम किसी भी इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट जो है, कोई क्वाड्रेटिक हो, पोलिनोमियल इक्वेशन लीजिए, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, यदि उसका कोफिशिएंट इंटीजर में हो तो उसका रूट कभी भी पाई आएगा? नहीं आएगा। तो दो तरह के नंबर जो है ट्रांसेंडेंटल है, जो अलजेब्रिक नहीं है, एक पाई है, और एक्सपोनेंशियल नंबर तो हम लोग जानते ही है, अभी नया-नया इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, तो ये दो नंबर ट्रांसेंडेंटल है, बाकी सारे नंबर जो है अलजेब्रिक है। तो चलिए, तो उसी तरह हम लोग करते हैं कि अब इसमें क्या हो जाएगा, बाकी इसमें क्लासिफाइड, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, उसके बाद जो है सो इंटीग्रल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, साइनम फंक्शन, इस तरह के फंक्शन सब जो है सो ट्रांसेंडेंटल में आ गया। तो चलिए हम लोग क्लासिफाइड का, हाँ 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 हाँ, इसको हटा दें। देखिए, तो हम लोग क्लासिफाइड करते बारी बारी से नेमिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग आ जाते हैं, आपको हम फॉर्मूला लिखेंगे, आपको बताने हैं ये फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उस तरह से डिस्कशन करते करते सारे फंक्शन को देखेंगे और उसी से मेन निकलेगा। उसके डोमेन जितने हम अभी स्टैंडर्ड फंक्शन लिस्ट कराएंगे, सारे के डोमेन रेंज आपको याद रहने चाहिए। तो पहला हम हाँ हाँ, फंक्शन ही बता रहे हैं। अभी क्या है कि हमारे सामने है y इक्वल टू एक्स, क्या ये फॉर्मूला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ये कर रहा है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, अरेंज भी, और ऑल रियल नंबर, ठीक है। और यदि हम इसको हम एफ आर टू आर, यहां आर रख सकते हैं, यहां जो सेट रखेंगे, यदि हम फंक्शन को एफ मैप्स ए इंटू बी लिखते हैं, तो यहां जो सेट रखते हैं वो बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि यहाँ का डेफिनेशन में है कि फॉर एवरी एलिमेंट, गौर कर रहे हैं। तो कभी भी दूसरे साइड रियल फंक्शन है, आर रख दो, कोई बात नहीं, आर का ही सबसेट होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो इसके सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए। इसलिए जब भी फंक्शन को हम इस नोटेशन में डालेंगे, फंक्शन के फॉर्म में डालेंगे, इसके जिस तरह से लिखते हैं एक सेट से दूसरे सेट में, तो इस जगह पर सेट को डिसाइड कर डोमेन ही रख सकते, दूसरा नहीं रख सकते। तो यहाँ रियल नंबर हो रहा है इसलिए रख देते हैं। तो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन करें, तो आप बताओ कि ये फंक्शन और एफ एक्स इक्वल, यदि हमको एक्स दिया जाए, एक्स दिया जाए, तो क्या ये किस तरह का फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, वन वन भी है और ऑन, यानी इसका इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके ग्राफ को देख लेते हैं। सारे के ग्राफ को ध्यान रखना है आपको। हालांकि जैसे जैसे हम कैलकुलस सीखते जाएंगे, ग्राफ प्लॉटिंग भी सीखेंगे। देखिए अभी तात्कालिक जो मेन स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये 45 डिग्री एंगल के साथ है, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है हमारे ग्राफ में, उससे नहीं मतलब है, ये 45 डिग्री है, बाइसेक्टर है, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, हाँ स्लोप 1 हो रहा है, ठीक है। इसको हटा दें, और यदि हम इस तरह का दें y इक्वल्स एक्स का पावर n, n रेशनल नंबर है, n बिलोंग्स टू q, तो ये फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन है कि ये फंक्शन कब होगा? n के डिफरेंट वैल्यू के लिए कभी फंक्शन हो सकता है, पूरे रियल नंबर पर देखा जाए तो कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है,
ठीक है? तो इसी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस करते हैं, n इक्वल्स जब 1 रखे हैं, तो ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि पढ़ चुके हम लोग। जब हम इसी को n इक्वल्स 2 रखेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन बन जाएगा यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली डोमेन क्या होगा, आप देख के बता सकते हैं क्या होगा डोमेन, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव नंबर। हाँ, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में एक नंबर का अंतर, हाँ 0 भी आ जाएगा। अब इसके ग्राफ को देखा जाए, पैरा अपवर्ड पैराबोला होगा इस तरह से। अब इसको देख के आप बता सकते हैं कि मतलब जो है, यदि हम फंक्शन को डिफाइन करते, एफ आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन आर ही हो रहा है ना, हाँ आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं, ये फंक्शन जो है क्या होता है, मेनी 1 इन 2 हो जाता है। ये 12th में जो डिस्कशन करेंगे साथ साथ करते ही चलते हैं ना। हाँ, तो फंक्शन को खत्म ही कर लेंगे, 11 12 पूरा समेट लेंगे एक साथ, जिससे कैलकुलस में हमको आसान लगे। ठीक है, तो ये मेनी 1, हाँ अब यदि इसको बदल दें, यहाँ जो है 0 टू प्लस इन्फिनिटी करें, तो मेनी 1 ऑन 2 हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि हम सेट किस तरह से रख रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन जनरलाइज हम कर दें, डोमेन रखे दूसरे सेट को डोमेन की जगह आर रखते हैं, तो इस केस में देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं, तो मेनी 1 इन 2 फंक्शन हो रहा है, यानी नॉन सर्जेक्टिव है, नॉन इंजेक्टिव है, यानी इन्वर्टिबल नहीं है, इस केस में इन्वर्टिबल नहीं है, तो हटा दें। अब हम क्या करते हैं, n इक्वल्स 3 रख लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यू रखें, उसके बाद फ्रैक्शनल भी रखेंगे। इस केस में इसका नाम हो जाएगा क्यूब फंक्शन, या क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं आप, क्यूब फंक्शन, यानी क्यूब निकालने का मशीन तैयार हो रहा था, और y इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये फंक्शन जो है, ये फॉर्मूला फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल वन यूनिक आउटपुट दे रहा है। तो याद रखिए कि इंटीग्रल वैल्यू हो रहा है, तो इंटीग्रल वैल्यू है तो हर केस में ये फंक्शन होगा। 2 3 4 3 तक तो देख ही चुके, -1 रखेंगे तो 1/x हो जाएगा। हाँ, वहां थोड़ा जो है क्या करना होगा, आउटपुट यूनिक ही देगा, सेट को डिसाइड करना होगा, वहां 0 पर डिफाइन नहीं होगा। तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू में हमेशा फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया क्यूबिक फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन प्रत्येक नंबर का क्यूब निकाला जा सकता है, इसलिए पूरे रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, 0 का 0 होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि कहां जा रहा है, ग्राफ जो है इस तरह से बढ़ेगा। हाँ, अब गौर करिएगा, यहाँ जो है एक्स से मतलब इससे नीचे जो है, इससे नीचे जो है, सो आप गौर करके देखो कि ये जो है सो कनकेव डाउनवर्ड था, कनकेव अपवर्ड हो रहा है उससे आगे। हाँ, तो जिस जगह पर ये सब चीज का चर्चा करते चलते हैं, जब हम कैलकुलस में आएंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट। जब कर्व अपने नेचर को चेंज कर रहा हो, जहां कर्व अपने नेचर को चेंज कर रहा हो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग हो रहा हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग हो रहा हो, या कन्वेक्सिविटी से कनकेविटी में जाए, कनकेविटी से कन्वेक्सिविटी में जाए, ये सारे पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसमें जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस में जो है, तो वो पॉइंट ऑफ जो है सो मैक्सिमा मिनिमा जो आएगा वो देखेंगे कैलकुलस में। यहां जब कर्व अपने कनकेविटी से कन्वेक्सिविटी में चला जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका एक्सप्लेनेशन है, जब कैलकुलस में आएंगे दिखाएंगे, तो इस केस को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां क्या करता है, कर्व अपने टेंजेंट को क्रॉस कर जाता है इस तरह से, ये मान लो टेंजेंट है, ऐसे जा रहा था, खट से क्रॉस कर गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो, कहने का मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
ठीक है, अब ग्राफ को देख ही सकते हो, पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, इसलिए डोमेन भी रियल नंबर, पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, इसलिए डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। उसके बाद देख रहे हैं पूरे, हम यदि दूसरा सेट एफ आर से आर में लेते हैं, एफ आर टू आर लेते हैं, आर टू आर लेते हैं, तो देख रहे हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट यानी पूरे इसको प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर, तो देख रहे हैं पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, यानी डोमेन और रेंज बराबर हो रहा है, को डोमेन और रेंज बराबर हो रहा है, तो ऑन टू फंक्शन है। और यदि हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो कर्व को एक ही बार काटता है, तो वन वन फंक्शन है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, यानी इन्वर्टिबल है ये फंक्शन, इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट होगा ना, जब दोनों इनवर्स क्या होता है, एक ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है, यदि दोनों को साथ साथ कर दिया जाए तो रिजल्ट आइडेंटिटी बन जाए, यानी जो इनपुट वही आउटपुट हो जाए। इनवर्स का डेफिनेशन ये है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपके सामने स्टार, और ए और बी दो नंबर ऐसे हो कि दोनों के बीच में ऑपरेशन करें और कम्पिटिटिविटी को होल्ड करे और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जैसे 2 और -2 को ऐड करते हैं, -2 और 2 को ऐड करते हैं, दोनों देखना होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, 0, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। उसी तरह ये कंपोजिशन में होता है, इन्वर्टिबिलिटी का जो है, जैसे यहाँ ऑपरेशन प्लस दे माइनस दे इंटू दे, तो फंक्शन में कौन सा होगा, कंपोजिशन और फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, तो हम लोग अभी क्लासिफाइड करते फिर तो कंपोजिशन पर आएंगे। तो अब इसे हम 3 से ज्यादा पढ़ नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं, 4 आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट की तरह होगा, थोड़ा जो है जल्दी से कर्व हो जाएगा, समझ रहे ना। और 5 आएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट की तरह होगा, थोड़ा जैसे कर्व थोड़ा टर्न लेगा, हल्का सा टर्न लेगा, लेकिन लगभग ग्राफ जो है 3, 5, 7, 9, 11। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में आपने गौर किया होगा, अंडर 10 में पढ़ा होगा कि जितना डिग्री होता है उससे एक बार कम टर्न लेता है वो, गौर करो, क्वाड्रेटिक है तो एक ही बार टर्न ले रहा है, क्यूबिक है तो 2 बार टर्न लेगा। अलग बात है कि यहाँ टर्निंग पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन टर्निंग है, एक बार इधर घूम रहा है, एक बार इधर घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो तो, तो ये जो है सो मतलब 4 में जो होगा, होना तो चाहिए 3 बार टर्न, लेकिन तीनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही जगह, जैसे जीरो सेम होने लगते हैं ना, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो है 4 वाला का भी, अगर आप 4 हो 5 हो, यानी आप याद याद रखो, y का पावर यदि 2n दिया हो, y इक्वल टू x का पावर 2n दिया हो, और n बिलोंग्स करे इंटीजर से, z प्लस ले लेते हैं, तो सारे के ग्राफ जो है सो आपको इसी तरह से होंगे। अब क्या होगा कि जैसे आप कम करते चलोगे, ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा, कम करोगे तो थोड़ा नीचे आएगा। आ, हाँ हाँ, हाँ, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू घटेगी तब नीचे आएगा, क्योंकि घटेगी तो ज्यादा वैल्यू पर कम हाइट आएगा, ज्यादा पावर रहेगा तो कम वैल्यू पर ज्यादा हाइट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा और फैलेगा, यही अंतर आएगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक बीच बीच से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये इवन वाला था, अब ऑड वाले की बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर 2n माइनस 1 कर दीजिए, या 2n प्लस 1 ही कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, n बिलोंग्स टू z प्लस कर दीजिए, इसका भी ग्राफ जो है इसी तरह से आएगा, हमेशा इसी तरह से आएगा, बस थोड़ा सा सिकुड़ना और फैलना इसका जो है कमेगा बढ़ेगा। आप रफली स्केचिंग जब करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको तो कर्व से ही पढ़ना है, क्योंकि हमको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमको कर्व का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बहुत से क्वेश्चन, अब आईआईटी में क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, एक फंक्शन दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट, अब क्या करेंगे, वहां सारा का चेक करेंगे तो पता चलेगा 2-5 क्वेश्चन में समय खत्म। तो हमको कर्व का ज्ञान रहेगा तो खटाक से कर्व डालेंगे और एक ही बार में सारा देख लेंगे कहाँ का क्या हो रहा है, रफली स्केचिंग आना चाहिए। ठीक है, हटा दें।
हाँ, हाँ, बिल्कुल। जैसे ये ऊपर भागेगा तो ये नीचे भागेगा। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर भागेगा। ठीक है? एक्स एक्सिस से दूर जाएगा तो दोनों साइड दूर जाएगा, नजदीक आएगा तो दोनों साइड नजदीक आएगा। हटा दें? अब है हमारे सामने, यदि हम x इक्वल्स नेगेटिव इंटीजर में आ जाते हैं, x इक्वल्स -1 रख देते हैं, सॉरी n इक्वल्स, तो आपके सामने आ जाएगा y इक्वल टू 1/x। तो y इक्वल टू 1/x आ जाएगा और ये जो इसका नाम हो जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। यानी रेसिप्रोकल निकालने के लिए जो भी मशीन का यूज किया जाएगा वो मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब कोऑर्डिनेट पर रहेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इसका ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। हाइपरबोला इस तरह के फिगर होते हैं। हाँ, और जिसके जो है दोनों एक्सिस राइट एंगल पे होता है तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो आप इस ग्राफ को ठीक से देखो तो डोमेन को आप ग्राफ देख के निकाल सकते हो। डोमेन को ग्राफ देख के निकाल सकते हो। यानी डोमेन जो है सो मतलब ग्राफ देख के मतलब ये क्या दिख रहा है, जीरो। यानी जीरो का रेसिप्रोकल कभी नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, यानी जीरो पर नॉट डिफाइंड। बच्चे इन्फिनिटी बोल देते हैं तो गलत बोलते हैं। जीरो पर नॉट डिफाइंड, जीरो पर ये फंक्शन जो है डिफाइंड है ही नहीं। यानी रिजल्ट ये निकल रहा है 1/0 नॉट डिफाइंड। तो फिर इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? अब गौर करो, जीरो के नेबरहुड में जाते हो, जीरो को छोड़ देते हो, यदि राइट नेबरहुड में रहते हो तो नियरेस्ट पॉइंट पर जब पहुंचते हो, नियरेस्ट पॉइंट पर जितना नजदीक पहुंचते हो उतना ही बड़ा वैल्यू होते जा रहा है। लेकिन यदि लेफ्ट नेबरहुड में होते हैं तो जितना ही नजदीक होते हैं लेफ्ट से उसके तरफ उतना ही माइनस इन्फिनिटी। तो यहां दो क्वेश्चन बन रहा है। लिमिट लिमिट तो थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा वहां शॉर्टकट में। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस 1/x जो है सो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस 1/x इक्वल्स प्लस इन्फिनिटी। और यदि इसको इस तरह से डिफाइन किया जाए, एफ r-0 टू r रियल नंबर है, r लिया जाए, तब क्या होगा? ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 होगा, बिल्कुल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो एक ही बार काटेगा। तो 1 1 तो हो गया। ऑन टू हुआ, ऑन टू नहीं होगा। क्योंकि एक पॉइंट सेकेंड सेट जो हम कोडोमेन जो लिए हैं रियल नंबर है, रियल नंबर का एक पॉइंट जीरो ऐसा है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। गौर कर रहे हैं? आप डोमेन को देखो, यहाँ ग्राफ से डोमेन को देखो, डोमेन क्या हो रहा है आपका? डोमेन जो है सो r-0 हो रहा है और रेंज भी वही हो रहा है। रेंज देखो वाई एक्सिस को कहां कवर किया, जीरो को छोड़ के पूरा कर लिया है। नहीं, जीरो को नहीं किया, अबाउट टू टच है, अबाउट टू टच। हाँ, वो नहीं टच नहीं कर रहा है। ये आपको लग रहा है कि टच होने वाला, क्योंकि जीरो को टच कर जाएगा तो जीरो पर डिफाइंड हो जाएगा। यदि ये जीरो को टच कर गया तो जीरो पर डिफाइंड हो जाएगा। जीरो छटा हुआ एक पॉइंट, इसीलिए लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा? इसी कारण जरूरत पड़ा ना कि उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है भैया, तो उसके नेबरहुड में क्या होगा, उसके जस्ट बाद कौन सा वैल्यू आएगा और जस्ट पीछे कौन सा वैल्यू आएगा। तो जस्ट बाद वाला वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। किसी पॉइंट के जस्ट बाद वाला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, जस्ट पीछे वाला भी नहीं बता सकते। तो वहां टेंडेंसी को देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू उस पॉइंट के तरफ लेफ्ट से बढ़ेंगे तो फंक्शन का वैल्यू किस तरफ भागेगा। यही टेंडेंसी को निकालने के लिए लिमिट पढ़ा जाता है ना। तो ये हो गया आपका।
तो देख रहे हैं, तो रेंज भी क्या हो रहा है, रेंज भी जो है वाई एक्सिस को देखिए कहीं जो है, तो देखिए वाई एक्सिस को ऊपर से पूरा कवर कर रहा है, कवर कर, लेकिन जीरो के सामने छूट रहा है ना। तो रेंज भी हो जाएगा आपका, रेंज तो ऑब्वियसली एक पॉइंट बच गया। Zero is a point in codomain which is not related to any element of domain. So this is not onto function, this is into function. अब यहां क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, f एक पॉइंट को हटा देते हैं तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, वन वन तो था ही, ऑन टू भी हो गया। हाँ, जीरो हटा दिए तो अपने आप, तो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन को जो है ऑन टू और इन टू कोडोमेन को चेंज करने पर डिपेंड करता है। कोडोमेन और डोमेन को ऑन टू इनटू सब्जेक्टिव इंजेक्टिव ये सब जो भी है आपको जो है सो क्या कहे, डोमेन और कोडोमेन पहला सेट और दूसरा सेट किस तरह से रखते, कभी ये फंक्शन हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इसी में यदि हम टू रख दें तो क्या होगा, -2, y इक्वल टू 1/x²। अब इसका भी ग्राफ जो होगा सो इस तरह से होगा। हाँ नहीं मिलेगा नहीं, टेंस टू अबाउट टू टच है उस, हो गया। नहीं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सब शेप का नाम ही हो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि मतलब जो है y इक्वल टू 1/x², इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कुछ भी आप रख सकते हो जीरो को छोड़ के, तो r-0 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज आप क्लियर है कि r+ हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, इसको यदि हम f r-0 से लेकर r तक यदि डिफाइन कर दें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेनी वन इंटू मेनी वन इंटू, इसलिए हो गया, आप गौर करके देख लीजिए कि लाइन डालिएगा दो बार तो कटेगा ही। इंटू इसलिए हो गया कि यहाँ जो है रियल नंबर लिए हुए हैं, यानी पूरे वाई एक्सिस को लिए लिए हैं, ले लिए, लेकिन कर्व हमको जीरो से ऊपर ही पॉजिटिव वाई एक्सिस को सिर्फ कवर कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन तो बच गया जो। हाँ, तो ठीक है, ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, ये मेनी वन हो गया और इंटू हो गया, ना तो इंजेक्टिव हुआ ना तो सब्जेक्टिव हुआ। अब यहां भी याद रखिएगा, यदि इवेन वाले हैं तो सारे ग्राफ ऐसे ही होंगे, थोड़ा इधर उधर, और ऑड वाले हैं तो सारे ग्राफ ऐसे होंगे, इसलिए इस पर ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन में एक दो ले लेते हैं जिसका हम लोग को जरूरत पड़ता है फ्रैक्शन में। तो n इक्वल्स हम लोग क्या करते हैं 1/2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाता है √x। अब यहां रूट जब भी लगाया जाए, क्वेश्चन है, जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस की बात आती है, तो स्क्वायर रूट लगाने पर प्लस माइनस की बात आती है, तब तो फंक्शन डिफाइंड होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि यहां जो है सिर्फ जब फंक्शन के केस में है तो प्लस लगाते हैं, सिर्फ प्लस स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसका नाम हो जाता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो ग्राफ सीधी सी बात है, ग्राफ जो है आपका इस तरह से होगा, आपको पता होगा यदि कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत तो बताया है, कर्व ट्रेसिंग तो फिर जिस समय शुरू हुई तो थोड़ा थोड़ा बताता है, उसमें आपको बताया गया होगा कि y² इक्वल टू एक्स, पैराबोला बताया गया होगा। हाँ हाँ ये सब बताया, शुरुआती का चीज है, हम पढ़ाते थे ना, तो हमको ये वहां टारगेट रहता है कि इस तरह से
बढ़ाना है कि मतलब जल्दी जल्दी, तो वो अलग बात है। लेकिन जो है सो हमको करना क्या है कि मतलब हमको सही तरीके से काम करना है, एकदम एक एक चीज को सही तरीके, अभी समय है हमारे पास, एक एक चीज को कर लेने हैं बढ़िया से। तो इसका ग्राफ एक्चुअली में जो है वही बात हो गया, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स हो जाएगा, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव रूट को बताता है और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव रूट को। लेकिन यदि ये फंक्शन तो होगा ही नहीं, या तो हम प्लस लें या माइनस लें। तो हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं, जब प्रधान की बात करते हैं तो जनरली आप किसी से पूछो कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो धरपड़ी में 2 बोल देगा, प्लस माइनस 2 बोले या ना बोले, 2 तो बोल ही देगा। तो वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, उसी को प्रधान इसलिए प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ आप देख लीजिए क्लियर कट कि यहाँ जो है डोमेन क्या हो रहा है, कर्व देख के बता सकते हैं, 0 टू प्लस इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव। तो डोम हो गया आपका 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज हो गया वही। अब क्या है कि आपके सामने जो है क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सपोज करिए कि आपको याद क्यों रखना है, आपके सामने कुछ हम दूसरा चीज पहले चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 1/x² - 4। दूसरा आता है y इक्वल टू √x² - 5x + 6। ये इसको कंपेयर करिए मेन फंक्शन से। इसको जब हम कंपेयर मेन फंक्शन से करते हैं तो इसका ये कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन का फॉर्म है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का फॉर्म है, तो इसको 1 यदि x लिखते हैं तो ऑब्वियसली x के डोमेन को यदि हम ध्यान करते हैं तो उसमें क्या था, डोमेन में रियल नंबर में से उस पॉइंट को छांटना होता जहां डिफाइंड नहीं है, जो नहीं है उसमें। तो क्या था, x नॉट इक्वल टू 0 था वहां। हेलो हेलो, हाँ आ गए वापस, आवाज आ रही है। तो लेकिन हमारा जो ब्लूटूथ काम करना बंद कर दिया, बीच में एक सर का कॉल आ गया था। हाँ हेलो। वो एक्चुअली एक अथी है ना, केमिस्ट्री का क्लास जो है सो हम लोग का चलता है ना, टीम है ना, मतलब फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी न। तो वो जो है सो क्लास जो है सो करने का मतलब जो है सो, आज क्या हुआ, फिजिक्स वाले सर को अचानक जो है सो हो गया काम। तो वही हमको फोन करके बता रहे थे कि आज केमिस्ट्री वाले को दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगे, सॉरी। चलिए, तो देखिए, तो क्या है कि मतलब y इक्वल टू x² - 4 दिया हुआ, तो आप कैमरा ऑफ है। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने है एक्स, ये जो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर कैसे करेंगे, बहुत जगह ये काम करेगा। तो अब सीधा स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू 0 था, तो x² - 4 नॉट इक्वल टू, हाँ ये हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ क्या था, ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में क्या देख रहे हैं, 0 टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या कर दोगे, x के जगह x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, आराम से इससे जो वैल्यू निकले, वे भी कर्व में ठहराता है।
हाँ, 3 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसके बीच का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, इसलिए सारे स्टैंडर्ड को हमको ध्यान रखना है। ओके, हटा दें। तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन देख रहे हैं, तो इसको यदि इस तरह से डिफाइन किया जाए, गौर करिए कि इसको इस तरह से डिफाइन किया जाए, एफ जीरो टू, यहाँ तो जीरो टू प्लस इन्फिनिटी भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम आर रख नहीं सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यदि रियल नंबर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वन वन तो होता है, वन वन तो होता है, लेकिन ऑन टू नहीं होता, इन टू हो जाता है, इन टू रहता है। लेकिन यही चीज यहाँ सेम टू सेम रेंज रख दे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। तो इसको हटा देते हैं। क्यूब रूट की भी बात कर लेते हैं, और क्यूब रूट के बाद हम लोग आ जाएंगे पोलिनोमियल वगैरह पर। क्यूब रूट की बात कर लेते हैं, यदि हम 1/3 रख दें एन का वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट फंक्शन। तो y इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ पहले देख लीजिए। इस ग्राफ में और क्यूब के ग्राफ में कोई अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है। हाँ, उसमें उसमें ऐसे था, इस तरह से था, कनकेव। हाँ, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इसमें है इससे। इसका भी रीजन बताएंगे कि आप देखिए क्या होता है कि ग्राफ बनाने वक्त जनरली बच्चे क्या देखते हैं कि एक्स कैसे बदल रहा है, एक्स बढ़ने पर वाई भी बढ़ेगा, तो उसके ऊपर जाने यानी एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे तो वाई एक्सिस पर भी ऊपर बढ़ेंगे। तो उस केस में हम कैसे बढ़े, सीधे चले कि इधर से निकले कि इधर से निकले, सब में तो वही केसेज है। डेरिवेटिव से वैसे, हाँ डेरिवेटिव से कर सकते हैं, वैसे लिस्ट डिग्री टर्म को हम जीरो के बराबर करेंगे तो वो टेंजेंट हो जाता है। जैसे कि y इक्वल टू कितना था, एक्स क्यूब, इसमें लिस्ट डिग्री टर्म ये है, तो y को जीरो के बराबर करिए, तो y को जीरो के बराबर करते थे, कौन सा लाइन बनता है, एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस टेंजेंट है इस केस में। हम पढ़ाएंगे इसको आपको आगे कैलकुलस के समय में। और जब इसमें लिस्ट डिग्री टर्म टर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स को जीरो करते हैं, दिस सिंपल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी वाई एक्सिस टेंजेंट, वाई एक्सिस, इसलिए ऐसा झुका है। अब दोनों ग्राफ एक दूसरे का, एक्स क्यूब और क्यूब रूट ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो इनवर्स है तो इनवर्स का खूबी देखिए। ये जो लाइन डाले हैं ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स। आप अब देखो, आप गौर से देखो, जब दोनों ग्राफ एक एक पेपर पर डालोगे, एक प्लेन में जो दोनों ग्राफ को दोनों दो फंक्शन जो एक दूसरे का इनवर्स को डालोगे, तो देखोगे कि y इक्वल टू एक्स जो है सो मिरर का काम कर जाता है, और ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ हाँ, तो जैसे कि देखिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, और क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ एक्चुअली में ये बनता है। हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं इसीलिए ना, सॉरी स्क्वायर रूट का। इसको यदि हम y इक्वल टू एक्स डालें तो है रिफ्लेक्शन। साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा बहुत यदि जानते होंगे तो इस तरह से होता है, इस तरह से। और इसको यदि हम इसका इनवर्स लेंगे तो इस तरह से आएगा। वो हम लोग आएंगे देखेंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे, तो इस तरह से। तो यदि एक का पता है तो उसके इनवर्स का हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का रिफ्लेक्शन ले लेंगे, इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो हटा दें इसको।
चलिए, अब क्या करते हैं कि मतलब जो है सो क्यूब रूट ऑफ एक्स समझ गए। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है सो करने का मतलब जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, आप देख चुके होंगे, ग्राफ से लिखने की जरूरत तो नहीं। बाइजेक्टिव है, और उसके साथ साथ ये भी देखे होंगे डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं कि क्या ये फंक्शन जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या ये फंक्शन है? y इक्वल टू हो गया, सपोज करिए एग्जांपल में लेते हैं 4। यस, ये फंक्शन है। कहाँ दो बार कट कर रहा है? एक ही बार तो कट रहा है, ये एक्स एक्सिस है। यदि फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन डालते हैं, तो वर्टिकल डालेंगे तो एक ही बार, कहाँ दो बार कट रहा है? नहीं, तो ये लाइन y इक्वल टू 4 तो ये लाइन है, ये तो y इक्वल टू 0 है, ये लाइन तो y इक्वल टू 0 है। ये है आपका ग्राफ। इस ग्राफ में देखो कि इस ग्राफ में जो है, यदि डालते हो तो इस ग्राफ को कितने बार काटता है, कहीं भी डालें तो? एक ही बार काट रहा है, कहीं भी कोई भी लाइन। यदि आपके, हाँ भूल गए थे शायद, एफ एक्स इक्वल यदि 4 लिखा हुआ है तो आप F1 डालोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। F2 डालोगे तो क्या होगा? ये कांस्टेंट आउटपुट कांस्टेंट है इसका। इसका इनपुट चाहे कुछ भी डालें, आउटपुट कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन जो हो गया सो कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानता है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि डोमेन पूरा रियल नंबर है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ। तो डोमेन रियल नंबर हो गया, और रेंज एक ही वैल्यू है, चाहे कुछ भी इनपुट करे हो, निकलेगा एक ही चीज। मतलब हो गया जो कांस्टेंट है सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये ऑब्वियस है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि बहुत से वैल्यू के सेम आउटपुट आ रहे हैं, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, हटा दिया जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ कैसा हो रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है लाइन। तो कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब यदि थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े होगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो dy बाई डी एक्स होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, पता है आपको? कोई भी लाइन का टेंजेंट क्या होगा? खुद ही लाइन होगा। तो इसका स्लोप 0 हो रहा है, इसलिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है। ओके, हटा दिया जाए। अब हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नाम सुने होंगे 8वीं 9वीं क्लास से। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, आप सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है उसको देख लो।
ए एन। एन क्या है? एन है नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग बोलते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो जितने भी पॉलिनोमियल हैं, आपको जितने भी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, पेंटिक हो, क्विंटिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी है, चाहे किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो जो है फंक्शन डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। यानी आप जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पी एक्स जो था वही वाई हो गया, तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो चलिए, तो हम पहला क्या करते हैं इसमें जो है एन इक्वल्स जो है सो क्या करते हैं कि मतलब जीरो रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया जो भी पढ़ चुके हैं, इस पर छोड़ देते हैं। यदि हम दूसरा एन इक्वल्स वन रखते हैं तो ये बन जाएगा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स हो जाएगा ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन, जिसको इक्विवेलेंटली बच्चे सब क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। यानी वाई इक्वल टू आप बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी। इस ठीक है, ये आपका लीनियर फंक्शन हो गया। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है सो लीनियर फंक्शन हो गया। तो आपको करना क्या है कि मतलब जो है सो अब इसका डोमेन क्या होगा, किसी भी आप याद रखो, फॉर ऑल पोलिनोमियल फंक्शन, फॉर ऑल पोलिनोमियल फंक्शन डोमेन रियल नंबर। डोमेन जो होगा, चाहे वो पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी क्यों ना हो, डोमेन रियल नंबर ही होगा। ठीक है। रेंज, अब रेंज वेरी करेगा, रेंज वेरी करेगा मतलब जो है लीनियर है तो अलग होगा, क्वाड्रेटिक है तो अलग होगा, क्यूबिक है तो अलग होगा। हटा दें। तो हम इस पर सिर्फ डोमेन पर चर्चा करेंगे, रेंज पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज पर जो है हम लोग को कुछ और भी चीज डेरिवेटिव्स के समझने होंगे, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब। अभी डोमेन हम स्क्वायर रूट तक मतलब क्वाड्रेटिक तक डिस्कशन कर लेते हैं डोमेन दोनों का। तो यदि लीनियर है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो इसका ग्राफ जैसे भी हो ऑब्लिक लाइन होगा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, या कांस्टेंट के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यही सब होगा। ग्राफ तो बनाना आता ही लीनियर इक्वेशन का। इस इसमें, हाँ, इसमें डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। और ये बाइजेक्टिव भी होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन हम रख रहे हैं, एफ इज अ रियल, एफ इज अ linear function and 1 4 belongs to f, 0 3 belongs to f, find f। बनाइए तो जल्दी से।
हुआ कि नहीं? करिए। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने रिटेन है, एफ इज अ लीनियर फंक्शन इफ 1 4 बिलोंग्स टू एफ, 0 3 बिलोंग्स टू एफ, तो फाइंड एफ। यानी आपको एफ दिखाना है, फॉर्मूला दिखाना कि कौन सा फॉर्मूला है ये। लीनियर है तो लीनियर में कोई क्या है ये निकालना है। हो गया? कितना निकला? कब? हाँ, चलिए। तो कैसे किए होंगे देखिए, इसका क्या मतलब हो गया, 1 4 बिलोंग्स टू एफ का मतलब जब 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट 4 आएगा। तो 4 इक्वल्स कितना हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी, यानी ए प्लस बी। और जब इनपुट 0 रखेंगे तो बी 3 आएगा, वाई 3 आएगा। तो 3 इक्वल्स ए इंटू 0 प्लस बी, तो बी इक्वल्स आपका डायरेक्ट 3 हो गया। A1 हो गया, तो A1 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे सकता है, मिलेगा किताब में, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े। दूसरा आता है, यदि हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो n इक्वल 2 रखते हैं तो इस तरह से भरना फॉर्म, ए डॉट एक्स 2 पावर हो गया। इसको हम लोग जो इक्विवेलेंटली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। स्विच कम आर्बिट्री है, इसलिए यही 50 डिग्री का हो जाएगा, तब तो A1 A2 A3 ही लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें डोमेन तो पता ही है कि रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा थोड़ा सोच के देखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू वही एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, 5x प्लस 6। चलिए इसमें पहले देखते हैं एग्जांपल में, y इक्वल टू क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25/4, तो कितना हो गया, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो है क्या कि मतलब जो है, अब गौर करिए ये कैसा फॉर्म पकड़ा, y इक्वल टू पकड़ा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। आपको पता है कि क्या करते हैं कि किसी कर्म में जो है सो इस तरह से है आपका, इसको बताने थोड़ा हम इसको ऊपर वाले को हटा दें। कर्व का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्लस माइनस वाला सिखाते हैं कुछ, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपका, इस तरह से है। हम इसमें क्या करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, यानी पूरे इंटायर फंक्शन में 1 ऐड कर दिए।
सही तरीके से देखा जाए तो y में 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो उस केस में कर्व जो है एक यूनिट सेम कर्व कर्व यही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस कांस्टेंट को ऐड करने से उतना यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये यहां से चला गया। ठीक है, और वही चीज यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो उतना ही यूनिट नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल कर्व होता है, इसलिए क्या होता है कि डेरिवेटिव जो है, जो भी पैरेलल कर्व होते हैं, एक्स कांस्टेंट का जीरो ही होता है, देखते ही एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी 2 का भी, क्योंकि सारे पर टेंजेंट जो है पैरेलल होंगे सेम पॉइंट पर और सबका स्लोप सेम होगा। तो और दूसरी बात, इसी में क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स में, यानी पूरे इंटायर फंक्शन में नहीं चेंज करके एक्स में चेंज करते हैं, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तब क्या चेंज आएगा, तो तब चेंज जो आएगा, एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, इतना यूनिट माइनस में इतना यूनिट राइट शिफ्ट करेगा। हम आपको बना देते हैं चार्ट। y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है आपका, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के है, तो क्या हो जाएगा, एबव आ जाएगा ऊपर के यूनिट। ठीक है, माइनस के है तो बिलो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी अप हो जाएगा इस केस में डाउन हो जाएगा, उतना नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यही यदि y इक्वल टू एक्स माइनस के है तो राइट शिफ्ट कर जाएगा। और यही प्लस के है तो उतना यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। एक्चुअली इस तरह से ध्यान रखिए, एक्स में यदि फंक्शन में नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में यदि ऐड करते हैं तो प्लस करने पर नेगेटिव की तरफ भागेगा और माइनस करने पर पॉजिटिव की तरफ भागेगा। और y में सेम चीज होगा, y में यदि हम माइनस करते हैं तो ऊपर भागेगा पॉजिटिव की तरफ, यानी माइनस करने पर पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होता है, इसमें आपको y में नहीं किए, इधर किए हैं, इसीलिए आपको प्लस लग रहा है, इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो यदि हम ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम ऐड करते हैं, एक्स में ऐड करते हैं तो क्या होता है, पीछे भाग जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है उतना। और जब वाई में ऐड करते हैं तो वह भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी नीचे ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से, तो इसी ग्राफ को यदि हम इसको हटाते हैं तो इस तरह से हम देखें, अब इसमें भी देख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स में भी देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स ये ग्राफ है, y इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चलेगा, सॉरी ऊपर ऊपर भागेगा ना, ऊपर आ जाएगा। फंक्शन y इक्वल टू, आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स ये है, और यहाँ क्या किए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 किए हैं, यानी क्या किए हैं, ऐड किए हैं, तो अब भागेगा ना, तो ये था तो उतना ही ऊपर चला गया। और यदि वही कर देंगे x माइनस 1 तो वही नीचे आ जाएगा। यही है। आप जो है, आप देखे होंगे कि मतलब जो है, मॉड एक्स का ग्राफ तो मोटा मोटी चर्चा हो ही गया होगा कभी न कभी। तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, और यदि हम मॉड एक्स, यदि हम क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं एक यूनिट से, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 2। नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1। देख रहे हैं ना, यही चीज को देख लीजिए,
ये y इक्वल टू मॉड x है। यदि हम थोड़ा आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड x माइनस वन। एक्स में घटा है, गौर करें, इंटायर फंक्शन में नहीं। यदि हम इधर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, मॉड x प्लस वन। तो इस तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो हटा दिया जाए। तो आपके पास जो है आया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, जो कि टूट के आया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है ना इस तरह से। कि मतलब जो है ग्राफ को जो है पहले प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता, तो बगल में हम बना लेते हैं एक इस तरह से होता। यहाँ क्या, यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसलिए करते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ ले, तुलना करने के लिए बोले थे, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं सारा, कंपेयर करने के लिए। क्योंकि ये फॉर्म कैसा पकड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर पकड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर पकड़ा, तो माइनस वन बाई फोर नीचे उतर जाएगा। ये माइनस वन है, ये पॉइंट माइनस वन बाई फोर है, ठीक। उसके बाद जो है अंदर में प्लस फाइव बाई टू है, तो प्लस फाइव बाई टू है, तो प्लस फाइव बाई टू मतलब 2.5 लगभग, ये इस जगह, यानी ये पॉइंट घिसक के यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, बनेगा ना। यहाँ इससे नहीं जाएगा, थोड़ा यहीं से ऊपर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो मोटा मोटी एक्स पे एक्सिस पर 1 2, तो 2.5, और वाई का वैल्यू कितना हो रहा है 1/4, तो यहां से चलेगा इस, ज्यादा दिक्कत होता तो ऐसे सोचो आप, ऐसे सोचो, y इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 होल स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर है, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू पता नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू पता है हमको, सबसे छोटा वैल्यू इसका 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, 5/2 पर होगा। तो जब हम x का वैल्यू 5/2 रखेंगे तो ये सबसे छोटा वैल्यू देगा, तो सबसे छोटा वैल्यू देगा, यानी इसका जो है इसे 5/2 पर सबसे छोटा वैल्यू, तो वो वैल्यू कितना होगा, तो x इक्वल 5/2, यदि -5/2 रखते हैं तो क्या होता है 0 और -1/4, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो गया, मिनिमम वैल्यू जो हो गया आपका, स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये होता है -1/4, कब, एट x इक्वल्स -5/2। क्लियर। तो ये हो गया -1/4 एट -5/2। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कब काटता है, जहां y 0 होता है। तो यदि हम y को 0 करते हैं, यानी इतना को 0 करते हैं, तो इस ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर x इक्वल्स -2 और -3 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये -2 पर काटेगा और -3 पर काटेगा। y एक्सिस को कोई कर्व कहां काटता है, जहां x 0 होता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम x को 0 कर देते तो y इक्वल टू 6 बचता, यानी y एक्सिस पर जहां काट रहा है वो पॉइंट है 0 6। तो इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज जो है 1/4 से शुरू हुआ, प्लस इन्फिनिटी पर गया, तो 1/4 टू, सॉरी -1/4 टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो हटा दिया जाए। तो चलिए इसको एक्सटेंडर से कर लेते हैं, हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं, हर बार इतना कौन दिमाग लगाएगा, तो एक ही फॉर्मूला से आपको याद रहे, तो वो ये ध्यान रखिए कि y इक्वल टू यदि दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, तो आप a इसमें से कॉमन ले लो, तो बचेगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a।
कंप्लीटिंग स्क्वायर जो करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी बाय 2a। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। ए इसके साथ काट देते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन प्लस माइनस डी अपॉन 4a लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आपके सामने हम दो बात पूछ रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है आप कैसे बनाते हो, तो ऊपर बनाते हो। लेकिन हम y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बोल दे तब कैसा ग्राफ बनेगा भाई, सीधा पलट जाएगा, ऊपर वाले का नीचे इमेज बन जाएगा, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां जो है इस केस में हम देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 हो रहा, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू 0 हो रहा है। यानी स्क्वायर फंक्शन के साथ हमारे पास देख रहे हैं कि ये निर्भर करता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होता है तो उस केस में मिनिमम वैल्यू निकलेगा, अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। तो दो केस पर चर्चा करना होगा हम लोगों को, एक पॉजिटिव केस पर और एक नेगेटिव केस पर। ठीक है, इसको आप कर लिए, हटा दें। तो y इक्वल टू आपका, अब क्या करते हैं कि a को पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो y इक्वल्स हो जाता आपका a यस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखो यहां कि इस केस में जब a पॉजिटिव है स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा, डेढ़ घंटा बीत गया क्या? हाँ इसीलिए, हाँ हम तो डेढ़ घंटा का टाइमिंग सेट कर, हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो। तो चलिए, तो अब यहां हमारे पास है क्या कि मतलब देख रहे हैं कि मतलब जो है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू कब मिलेगा, जब ये 0 होगा, ये पोर्शन गायब हो जाए। ये पोर्शन 0 कब होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आएगा। और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कब देगा, जब ये पोर्शन 0 हो जाए। तो 0 कब होगा, जब x इक्वल्स माइनस बी अपॉन 2a होगा। तो माइनस बी अपॉन 2a होगा, तो अब बताइए जब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a हो जाएगा। तो उस केस में कर्व जो होगा आपका किस तरह से बनेगा, अब गौर करके देख लो। कर्व जो है इस तरह से बनेगा, और ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस डी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। फोर ए टू प्लस इन्फिनिटी, ये किस केस का है, जब ए ग्रेटर देन 0 हो। ये आप बिना कर्व ट्रेस किए हुए, बिना कुछ किए हुए इजिली आप क्या कर सकते हैं कि डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। तो इसको कर लीजिए, फिर नेगेटिव पोर्शन पर देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, इधर वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं लेगा और वो ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस से डालते इस तरह से आएगा।
है ना? ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इसका ये जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a अब माइनस डी अपॉन 4a रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a ठीक है? तो इसी तरह से जो है सो हम लोग जो है तो अभी इतना तक हो गया। तो ये पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन पॉलिनोमियल सबका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो होगा उस क्लास में हम लोगों का काम होगा कि मतलब जो और भी फंक्शंस बहुत से हैं बहुत है जब सबको मिक्स करेंगे तब ना मिक्स बक करके क्वेश्चन आएगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो मिक्स क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट डे हमको लगता है कि यदि हम इतना टाइम नेक्स्ट डे भी 1.5 घंटा का क्लास रखें तो हमको जो है तो लगता है कि सारा फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा डोमेन रेंज उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डोमेन निकालने वाले रेंज निकालने वाले इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तो उस पर करेंगे टेस्ट जो आपका जो है सो सेट का होगा जो अभी तक पढ़े हैं एक नॉर्मल टेस्ट लेते हैं वेंसडे को रखते हैं आप अपना टाइम सेट कर लो क्योंकि इस पर हमको रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय आप क्या करोगे मोबाइल ऑन करोगे उस टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल ऑन करोगे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा सामने अब टाइम खत्म होगा अपने आप गायब हो जाएगा रिजल्ट भी दे देगा तुरंत वो तो वो टाइम आप देख लो आपको रात को हो दिन को हो जब आप सुविधा में हो उस हिसाब से ले लो कौन सा टाइम दें टाइम हमको सेट करना पड़ेगा हम्म। हाँ हाँ 7 से 8 करो 8 से 9 करो 9 से 10 करो आपकी मर्जी जब भी करना चाहो 7 से 8 ठीक है तो मैं उस पर क्या करता हूँ कि मतलब शेड्यूल सेट करके क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ क्या वो आपको उस दिन उस टाइम में 7 बजे एग्जैक्ट अपने आप आ जाएगा ठीक है इस पर क्लैरिटी वगैरह सब ठीक है तो इसी पर किया जाए क्या इस पर फायदा यह है कि क्लास का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं कभी जरूरत पड़ा तो ठीक है तो चलिए तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप पापा सब ठीक है यही है कि मतलब बाहर